बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, आज हमारा थर्ड लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर्स लिए होंगे, हमने बेसिक डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशंस है डेरिवेटिव के ऊपर वो पढ़ी हैं सारी। आज हम उसकी एप्लीकेशंस यानी वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपकी मैथमेटिकल मेथड की बुक जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस है कि भाई एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एज ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहले तो आपने बताना है कि इनमें से ऑडीज कौन सी हैं और पीडीज कौन सी हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम ये काम करेंगे। हाँ जी, तो बीएस मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ऑडीज है या पीडीज है। जैसा कि यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिया गया है, जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है, तो ये क्या होगा, इसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये आपके पास होगी ओडी। यहाँ लिखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन इसमें ऊपर भी क्या हो रहा है, ये देखिए dy और dx आ रहा है, यानी ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करें, ये पार्शियल को नहीं है। जब इसको आप डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको उठाकर उधर ले जाएंगे, तो dy इधर आके जगह डिवाइड हो जाएगा, तो सॉरी dx इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो dy पर dx बनेगा। ये भी आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल डेरिवेटिव होगा। तो ये भी आपके पास क्या होगी, इधर इसको ओडी पहली इक्वेशन आपके पास है जी। जो इक्वेशन 2 है वो भी क्या है, ओडीई है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। यहाँ पर भी इक्वेशन 3 के ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं और वेरिएबल जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो u आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y है, x y और z, यानी पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3 जो है वो बन जाएगी पीडीज, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 4 के ऊपर आ गए, इसके ऊपर भी क्या हो रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं, तो लिहाजा ये भी क्या बनेगी आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन 4 के बारे में लिखेंगे हम यहाँ पे, ये भी आपके पास पीडीई है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन 5 इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर आपके पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आ रहे हैं, तो ये क्या होगी फिर ऑर्डिनरी होगी आपके पास। जो 5 है ये आपके पास है जी ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगला सवाल, यहां तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। स्टेट, अब उसके बाद आएगा दैट इज स्टेट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच इक्वेशन। आपने अब ऑर्डर और डिग्री बताना है। चलिए जी बताएं, इक्वेशन 1 इसका कितना ऑर्डर डेरिवेटिव है, मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर तक मैक्सिमम डेरिवेटिव गया हुआ है। इसका कितने तक गया हुआ है, थर्ड ऑर्डर तक इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव गया हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इक्वेशन 1 का ऑर्डर जो होगा वो 3 होगा। अब इसकी डिग्री देखनी है। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो इक्वेशन है उसकी पावर देखनी है। मैक्सिमम और डेरिवेटिव 3 तक गया है, इसकी पावर कितनी है, वो 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री 1 होगी। इक्वेशन 1 की आपके पास जो ऑर्डर है वो 3 है और डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब इसके बाद इक्वेशन 2 के ऊपर आ गए। अब ये देखिए dy पर dx करेंगे तो एक ही बनेगा ना डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 1, और जो dy पर dx की पावर कितनी बनेगी, अगर करेंगे तो वो भी 1 बनेगी, तो यहाँ पे आपके पास की डिग्री भी 1 आएगी। अब इधर आ गए, ये आपके पास एक पीडी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना दिया हुआ है, थर्ड डेरिवेटिव मैक्सिमम दिया हुआ है, पार्शियल क्यूब बाय पार्शियल एक्स क्यूब ये दिया गया यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर कितना होगा जी आपके पास 3 होगा। अब मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है जी, ये आपके पास मैक्सिमम डेरिवेटिव है, इसकी पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे आपके पास 1 होगी। क्वेश्चन 4 के ऊपर आ जाए, ये भी अगर देखा जाए तो पीडीज है, इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है जी, सेकंड डेरिवेटिव लिया मैक्सिमम, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर कितनी है जी यहाँ पे, वो 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, दोनों ही मैक्सिमम डेरिवेटिव है और दोनों की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो इसका लिहाजा इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। अगर बिलफर्ज यहां पे ऐसा हो जाता, बिलफर्ज सपोज कर ले, मेरे तो सपोज कर ले, ऐसा है नहीं, अगर ऐसा होता बिलफर्ज ये, अब इसकी डिग्री कितनी होती, अब क्योंकि यहां पे पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो इसका जो डेरिवेटिव है हाईएस्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ये भी हाईएस्ट है और ये भी हाईएस्ट है, लेकिन इसकी पावर ज्यादा आ रही है, वो कितनी है, वो 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होती,
इसकी डिग्री आपके पास 2 होती, अगर आपके पास यहाँ पे 2 होता, अगर आपके पास 2 होता तो फिर डिग्री 2 होती। ये दोनों क्वेश्चन मेरे ये ब्लैक के साथ लिखा हुआ डिग्री 1 के लिए है, और अगर ग्रीन के साथ हो यहाँ पे 2 पावर हो तो फिर डिग्री कितनी होगी इसकी 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आ गए। तो जैसा कि हमने बताया था ऑर्डर के लिए, डिग्री के लिए आपकी जो पावर है वो रेशनल में नहीं होनी चाहिए, उसको आपको पहले हल करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले बताया डेरिवेटिव कितना, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 आ रहा है, d2 तक जा रहा है, इससे बड़ा डेरिवेटिव नहीं है, तो इसकी ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पावर कितनी आ रही है 3/2, इस पावर को पहले खत्म करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्क्वायर, ये पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना आ रहा है आपके पास d² y/dx², इसकी पावर कितनी रह जाएगी 3 रह जाएगी। इसका क्यूब खोलें, जब क्यूब ओपन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे d2y/dx की पावर कितनी आ जाएगी 3a³ + b³ आगे फॉर्मूला चलता जाएगा, तो इसकी पावर कितनी आएगी फिर मैक्सिमम 3 पावर यहाँ पे निकलेगी, तो इसका डिग्री कितनी होगी इसकी यहाँ पे 3 होगी। और इसका जो इसको मैं अगर एक्सप्लेन भी करता हूँ बाद में कैसे होगी, फिलहाल यहाँ तक इसको नोट करें आप लोग। अब ये इनकी ऑर्डर्स एंड डिग्री आपके पास डिफरेंट होगी। ये पेपर में क्वेश्चन आता होता है कि भाई बताएं कि इसमें इसकी डिग्री कितनी है, इसकी ऑर्डर कितनी है, ये क्वेश्चन अक्सर औकात एग्जामिनेशन में देखा जाता है। अब उससे नेक्स्ट कहता है डिटरमाइन वेदर द इक्वेशन इज लीनियर और नॉन लीनियर। अब आपने ये बताना है कि ये लीनियर है या ये नॉन लीनियर है। जी इक्वेशन 1 लीनियर के लिए 3 शर्तें थी। पहली शर्त क्या थी कि आपके पास y या डेरिवेटिव की जो है पावर लीनियर हो, एक से बड़ी नहीं होनी चाहिए डिग्री। दूसरी शर्त थी y और dy/dx जो है डेरिवेटिव जो है ये आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में ना है, प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। और तीसरी शर्त थी कि y के अंदर कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 के अंदर ना तो कोई y की पावर ज्यादा आ रही है, इधर भी y की पावर 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो इसकी पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त ये थी कि भाई y और dy इकट्ठे ना हो, कहीं पर भी इकट्ठे नहीं आ रहे, दोनों लगा सारे लगा टर्म्स के अंदर है। और तीसरी शर्त ये थी कि x y के अंदर कोई ट्रांसडेंटल फंक्शन है ना हो। यहाँ पे cos x है लेकिन वो किसके अंदर है x में है, x से हमारा ताल्लुक नहीं, हमारा y वेरिएबल के साथ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ होता है बस। तो लिहाजा ये क्या होगी आपके पास लीनियर होगी। इक्वेशन 1 क्या होगी इधर लिख देते हैं, ये आपके पास लीनियर होगी। इक्वेशन 2 भी, अब यहां पे देखिए क्या आ रहा है जी y का स्क्वायर आ गया, तो ये क्या बन गई नॉन लीनियर बन गई। ये क्या बन गई नॉन लीनियर। इधर आ जाए जी, इधर क्या आ रहा है जी, देखें ये u का क्या आ रहा है ऊपर स्क्वायर हो रहा है ना, यहाँ पे बेशक इधर पीछे नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है u का ऊपर क्या हो रहा है जी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगी फिर इस केस में नॉन लीनियर बन जाएगी, नॉन लीनियर इसकी वजह से। इधर आ जाए, यहां पर अगर ये नहीं है बिल्कुल ये सिंपल है, लेकिन इसके अलावा ये देखें u और पार्शियल u क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये भी क्या होगी आपके पास नॉन लीनियर होगी, नॉन लीनियर। और ये वाला सवाल था शाबाश। इधर देखें यहाँ पे पावर क्या आ रही है क्यूब आ रही है ना पावर, वो छोड़े यहाँ पे क्या आ रहा है डेरिवेटिव की डिग्री जो है 1 से बढ़ गई है, तो ये भी क्या होगी आपके पास नॉन लीनियर। तो ये आपके पास जो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स पढ़े थे उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ये हमने थोड़ी सी एग्जाम्पल देखी हैं, बाकी और भी मजीद एग्जाम्पल आप लोग बढ़ा सकते हैं, अपने तौर पर उनको हल भी कर सकते हैं। खुद से क्वेश्चन जनरेट करें और उसको हल करने की कोशिश करें। आप देखेंगे आपको पता चला है कि नहीं चला, ऐਵੇਂ ही कोई बैठे बैठे कोई एग्जाम्पल बना ले, कोई भी डिफरेंशियल क्वेश्चन बनाने बैठे, खुद देखेंगे आपको पता है कि इसका ऑर्डर कितना है, इसकी डिग्री कितनी है, आया या लीनियर है या नॉन लीनियर है या पीडी है या ऑर्डीज है। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशंस और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं। आसादा टोटका या आसान बात, आसान लफ्जों में अगर बात करें तो क्या होती है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वो होती है जिसमें आप एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, और बाउंड्री वैल्यू वो होती है जिसके ऊपर आप 2 पॉइंट पर बात करते हैं। जो कंडीशंस दी गई हो अगर एक पॉइंट के ऊपर है तो वो इनिशियल कंडीशन कहलाएगी, अगर वो 2 पॉइंट के लिए है तो उसे हम बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, इफ द कंडीशंस रिलेट टू वन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये देखिए
जो एक वेरिएबल एक वैल्यू के लिहाज से बनती है। फॉर एग्जांपल कहता है y इज इक्वल टू y नॉट है जब x कितना होता है x नॉट के, इसको ऐसे लिखते हैं y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y से क्या पढ़ते हैं y इज इक्वल टू y नॉट व्हेन x इज इक्वल टू x नॉट, यानी x की जगह पे आपने x नॉट रखना है तो y का जवाब कितना आएगा y नॉट आएगा वहां पे। and dy by dx is equal to y dash at x naught at x is equal to x naught where x naught belongs to some initial interval, किसी इंटरवल में से वो वैल्यू होगी x naught, then they are called initial conditions। तब ये क्या होगी, ये जो कंडीशन होती है इसका नाम होता है इनिशियल कंडीशन। अगर ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हम पोस्ट हो जाए कंडीशन तो वो बन जाती है इनिशियल कंडीशन वैल्यू प्रॉब्लम्स। सिंपली ये क्या है, आपके पास इनिशियल कंडीशन है, ये एक क्या है, ये दोनों क्या है आपके पास सिंपली इनिशियल कंडीशन है। चाहे सिंपल y हो, चाहे डेरिवेटिव हो, चाहे डबल डेरिवेटिव हो, जो एक ही पॉइंट पर, ये कहां पर दी हुई, सिर्फ x नॉट के ऊपर ली जा रही है, सिंपल एक पॉइंट के ऊपर ली जा रही है, तो ये क्या होगी इनिशियल कंडीशन होगी। अगर हम किसी प्रॉब्लम के ऊपर इसको अप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन together with the collection of initial conditions that must be satisfied the solution of the differential equation and derivatives at the initial point। अब अगर उन इनिशियल कंडीशन को हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करें और उनमें से हमारे पास एक सॉल्यूशन आए और वो सॉल्यूशन आपकी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो वो जो इनिशियल कंडीशंस होंगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या बन जाएंगी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ये दोनों में डिफरेंस है। इनिशियल कंडीशन जस्ट ये कंडीशन इनिशियल कंडीशन है, ये किसी के लिए भी हो सकती है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी हो सकती है, किसी क्वेश्चन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी आप वैल्यूज पर्टिकुलर निकाल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के लिए हो सकती है। लेकिन अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उसको सॉल्व करें और जो सॉल्यूशन आए और वो सॉल्यूशन आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। सिमिलरली बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, वो the problem of finding the solution of a differential equation such that all the associated constraints relate to two different values of independent variables। इसमें आपके पास दो डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, यहाँ पे सिंपल x नॉट है, यहाँ पे क्या होगा आपके पास x नॉट भी होगा और साथ एक x1 भी आएगा, दूसरी वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल इसे देखें x नॉट यहाँ पे 0 है और यहाँ पर x1 कितना आ रहा है, वो 1 आ रहा है। अगर आपके पास दो डिफरेंट वैल्यूज के पास दो वैल्यूज के लिए आती है डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जो कंडीशन आती है तो वो बाउंड्री वैल्यूज बन जाएंगी। अगर सिंगल वैल्यू के लिए आती है, x नॉट के लिए आती है, तो वो सिंगल पॉइंट या इनिशियल कंडीशन। इसको आप 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यूज भी बोल सकते हैं और सिंपल बाउंड्री वैल्यूज भी बोल सकते हैं, दोनों इसके नाम होते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स या सिंपली बाउंड्री प्रॉब्लम भी कहते हैं, दोनों इसी की नहीं होते हैं। अब इनके ऊपर एक क्वेश्चन छोटा सा कि भाई हम इन बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई कैसे करते हैं, जो इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम के लिए या सिंपली बाउंड्री कंडीशंस को हम क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कैसे करते हैं, उसके लिए एग्जांपल है। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स dy by dx is equal to -x और y of 3 is equal to 4। अब पहली बात तो कि क्या ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, उसके लिए हमने देखा x की वैल्यू वाली सिर्फ एक आ रही है, बस जस्ट वन वैल्यू ऑफ x है यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो गया आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी। गिवन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन हैज द सॉल्यूशन, कहता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये। अब हमने इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c, इसको एलिमिनेट करना है बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशंस, और वो जो सॉल्यूशन आएगा एलिमिनेट करने के बाद अगर वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये आपके पास क्या होगी, फिर आपके पास इनिशियल कंडीशन होगी। इनिशियल कंडीशन वैल्यू प्रॉब्लम तब बनेगा अगर वो इसको सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन निकलेगा, जैसे कि ये सॉल्यूशन निकलता है, अगर हम देखें एंड पे जाके ये सॉल्यूशन अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अब यहाँ पे x कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और y कितना दिया हुआ है, 4। सिंस y is equal to 4 when x equal to 3, ये आपने सॉल्यूशन में पुट कर देना है। x की जगह पे यहाँ पे 3 पुट करेंगे और y की जगह पे 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे c स्क्वायर आ रहा है, c स्क्वायर इक्वल 25 आ गया, ये c की वैल्यू निकली, आप यहाँ पुट कर दें। ये आपके पास एक जनरल सॉल्यूशन था जिसमें कांस्टेंट आ रहा था, उसमें से आपने कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया तो वो आपके पास क्या बन गया, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया।
और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन वैल्यूज। जब ऐसे सोल्यूशन जिनमें कांस्टेंट नहीं होते दो किस्म के होते हैं, एक वो होते हैं जिनको हम बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशंस या बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम हम कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देते हैं और वो आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। एक सोल्यूशन वो होता है जिसमें हम जनरल सोल्यूशन निकालते ही नहीं है, डायरेक्ट सोल्यूशन निकाल लेते हैं बाय यूजिंग अदर टेक्निक्स, वो हम फर्दर आगे जाकर पढ़ेंगे। ऐसे सोल्यूशन का एक स्पेशल नाम होता है, उसे बोलते हैं सिंगुलर सोल्यूशन। उसमें भी कांस्टेंट नहीं होता, ना तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पर्टिकुलर सोल्यूशन में होता है और ना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है वो इसके अंदर सिंगुलर सोल्यूशन में होता है। दोनों में फर्क क्या होता है? पर्टिकुलर सोल्यूशन जो होता है ये हम ऑब्टेन करते हैं जनरल सोल्यूशन से बाय गिविंग सम वैल्यू टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशंस। हम इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हुए कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं, तो आपके पास जो जनरल सोल्यूशन से सोल्यूशन हासिल होता है उसे बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। जो हम डायरेक्टली सोल्यूशन ऑब्टेन करते हैं जिसमें हम जनरल सोल्यूशन को यूज नहीं करते, डायरेक्टली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बगैर सोल्यूशन निकालते हैं बाय यूजिंग सम टेक्निक्स, और टेक्निक्स आगे हम पढ़ेंगे जाके सारी। उस सोल्यूशन का नाम क्या होता है? सिंगुलर सोल्यूशन होता है। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन में फर्क होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भी थोड़ा ब्रीफ करेंगे। आज ये लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आज आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जाके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अगर इसकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में इसके बारे में बता सकते हैं कि ये आपको पॉइंट समझ नहीं है, तो चलो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।